नया कश्मीर, लेकिन कितनी बदली तस्वीर, इसी पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कश्मीर तो बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव को अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से देख रही हैं। अपनी पार्टी को लगता है कि हालात बेहतर हुए हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी ये कहती है कि आतंकवाद उन इलाकों में पहुंच गया है जहां गोलियों की आवाजें नहीं गूंजा करती थी। तो क्या है हकीकत, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अपनी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का यह कह रहा है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बहुत बदलाव आया है। 3 दशकों के बाद यह पहली बार है जब जामा मस्जिद श्रीनगर के पास कोई इतनी बड़ी राजनीतिक गतिविधि हो रही है। अल्ताफ बुखारी ने इसे कश्मीर के विकास में एक नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनके प्रयासों से इस तरीके से शांति व्याप्त हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ, धारा 370 हटने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। कश्मीर में आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के लोग सच बोलने को तैयार नहीं है। यह आरोप उमर अब्दुल्ला लगा रहे हैं। आतंकवाद अब उन क्षेत्रों में भी हो रहा है जहां आतंकवाद नहीं था। उमर ने कहा कि बीजेपी हर तरफ से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो अल्ताफ बुखारी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से बदलाव की बयार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। हालांकि इससे ठीक उलट अगर आप उमर अब्दुल्ला का बयान सुनेंगे तो आपको दिखाई देगा। एक नया दौर यहाँ शुरू हुआ है। इन इलेक्शनों के बाद हमें लगता है एक बदलाव का दौर होगा। दुआ की कि सच को झूठ के ऊपर फतह मिले। ज़मीनी हकायक तो बदल गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका अगर क्रेडिट आप देंगे तो लोगों को ही देना पड़ेगा। देखिए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कौन जीतता है, ये इम्पोर्टेंट है कि अमन अमान ठीक है और आज एक फ्री विल से लोग निकल रहे हैं। लोग अपनी पार्टी को वोट क्यों करें? क्योंकि हम सच पे हैं और बाकी सब झूठ पे हैं। अल्ताफ साहब, लोगों का क्या मूड है इस टाइम इलेक्शन को लेकर? लोग बहुत कुछ और लोग वोट डालना चाहते हैं। मुझे लगता है लोगों में एक उत्साह है कि शायद एक नया दौर शुरू होने वाला है। मैं लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से ये जो हमारी अपनी पार्टी की सियासत है, ये सच की सियासत है, ये कोई एक्सप्लॉयटेशन की सियासत नहीं है और हम खिदमतगारों की तरह पे आपको काम करें। हम आम लोग हैं आपकी तरह, हम कोई खानवाड़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैंने बार बार कहा कि ये बीजेपी वाले जो हैं ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और हकीकत ये है कि बदकिस्मती से इस पिछले 4.5 या 5 साल में हमने देखा कि वो इलाके जो इससे पहले पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद हुए थे, उनमें अब हम दोबारा मिलिटेंसी देख रहे हैं और उसमें खासकर मैं 2 जगहों का नाम लूंगा। एक शहर श्रीनगर जहां बार बार हमले होते रहे, चाहे पुलिस टारगेट हुआ या माइनॉरिटी कम्युनिटी के, लगातार यहां हमले हुए। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ का जो इलाका है, मेरे दौरे हुकूमत में इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था। तो अल्ताफ बुखारी और फारूक अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को आपने ये कहते हुए सुना कि बदलाव की बयार बह रही है और पहली बार ऐसा है कि श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इस तरीके से मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले अलगाववादी नेता ही वहां पर खुलकर इस तरीके से प्रचार प्रसार किया करते थे। तो ये कहना अल्ताफ बुखारी का है। वहीं इससे उलट आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बातें तमाम तरीके से झूठ है, बदलाव की कोई बयार नहीं है, बदलाव की बयार उन्हें रास नहीं आ रही है। साथ साथ बीजेपी पर उन्होंने ये भी आरोप लगा दिए कि जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था उन इलाकों में आतंकवाद अब पनपने लगा है। जम्मू कश्मीर जो है वो विकास के किस रास्ते पर है, यह सवाल उठ रहा है। क्या विकास हुआ भी है कि नहीं हुआ है? धारा 370 की मुखालफत लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। वहीं अल्ताफ बुखारी बार बार ये कह रहे हैं कि बदलाव की बयार आई है और इस बदलाव की बयार का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मानते हैं।
तस्वीर ये जो आप अब देख रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला की है, उस वक्त की जबकि वो प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दे रहे हैं 370 को रिकॉग्निशन, क्यों मुखालफत कर रहे हैं? दरअसल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर दौड़ने को तैयार है, अल्ताफ बुखारी की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को क्यों रिकॉग्निशन नहीं दे रही है? बदलाव को आखिर बेहतर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से क्यों नहीं माना जा रहा है? लेकिन इसके अलावा एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण ये भी है अल्ताफ बुखारी की ओर से जो दिया गया है, वो ये कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को वो मानते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पाकिस्तान तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पाकिस्तान में इतना बूता ही नहीं है जो कि भारत में हो रहे चुनावों में डिस्टर्बेंस पैदा करे। तो नया कश्मीर कितनी बदली तस्वीर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। इकबाल टुम्बू पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, वहीं इरफान मनहस अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और एडवोकेट, और आपको बताएं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी आरएस पठानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इकबाल टुम्बू आपका रुख करेंगे, लेकिन आपसे पहले क्योंकि इरफान मनहस जी, अपनी पार्टी के आपके अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि पिछले 3 दशकों में जो नहीं हुआ वो बदलाव के बयार आज हम देख रहे हैं। माइलस्टोन चुनाव ये होने वाले हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए मैम, सबसे पहली बात है कि जैसा कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास भी है, तो इसमें गलत क्या है, इसमें झूठ क्या है? 2019 के बाद कम से कम एक चीज तो हम सबको मतलब माननी चाहिए कि 2019 से पहले कितनी कत्लो-गारत हुई, कितने हमारे नौजवान जो हैं वो जान बहक हुए, कितने हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों की बीनाई चली गई। लेकिन 2019 के बाद कम से कम ये तो देखने को मिलता है जो अपने लगते जिगर हैं, जिन माओं के बच्चे हैं वो उनके घर में सेफ तो हैं कम से कम। और दूसरी बात है कितने नए बच्चे हैं जिनकी आंखों की बीनाई चली गई पैलेट से। आप देखिए दुकानें खुली हैं, बिजनेस हो रहा है। पहले तो हर दिन दुकानें बंद रहती थी, पूरे हफ्ते हफ्ते के कैलेंडर होते थे। तो 2019 के बाद जो हमारी ट्रेडर लॉबी है या जो हमारे जितने भी दुकानदार हैं, कम से कम उनको चैन की सांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज वो अपनी दुकान खोलते हैं, अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही आप देख लीजिए, स्कूल्स हमारे बच्चे हमेशा बंद रहते थे, आज हमारे स्कूल्स भी खुले हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं। तो एक माहौल तो बिल्कुल चेंज हुआ है। अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो को देखें, सिक्योरिटी सिनेरियो, सिक्योरिटी रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें जो है इंप्रूव हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुआ है। हाँ। इसमें कौन सी झूठ की बात है? ठीक है, इरफान जी लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी पर जल्दी से जरा इकबाल टुम्बू जी जो कि पीडीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल टुम्बू जी, क्या सहमत हैं आप इरफान जी की बातों पर? क्या बदलाव की बयार आपको दिखा रही है? क्या कत्लो गारत का सिलसिला जो पहले हुआ करता था वो अब खत्म हो गया है? देखिए अंकिता जी, हमारा ये मानना है कि 1989 से यहाँ पर हालात खराब हुए और 1989 के बाद मुसलसल हर इंसान की ये कोशिश रही है कि यहाँ पर हालात नॉर्मल हो जाएं। इसमें बहुत कुर्बानी हुई है, लोगों की जानें चली गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें चली गई हैं, पुलिस की जानें चली गई हैं। ये पीस है, लेकिन पीस का ये स्टार्ट है, अभी हमको पीस दिख नहीं रहा है। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स पीस। मगर मेरा इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि अगर इस चीज का क्रेडिट हम सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट को दें तो ये ज्यादती है उन तमाम नौजवानों के साथ जो इसको खत्म करने की लड़ाई में जिन्होंने अपनी जानें दे दी। तो ये एक मुसलसल चीज है जो पिछले 30 सालों से हमारा मुल्क, हमारे लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अमन आए। आपको याद होगा इसी तरीके के एक दौर से पंजाब भी गुजरा था एक वक्त में। 15 साल लग गए वहां पर नॉर्मलसी लाने में। लेकिन इकबाल जी कम से कम ये मानते हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है,
ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ पीस, कम से कम ये चीज आप मानते हैं। लेकिन हम सीधा एक बार आरिश पठानिया जी का भी रुख कर लेंगे। आरिश पठानिया जी, इकबाल साहब तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो क्रेडिट खा रही है, लेकिन कम से कम वो मान रहे हैं कि बदलाव की बयार बह रही है। जी, सबको नमस्कार और आदाब। जो सभी लोग मेरे साथ पैनल पे उनको भी, और जो लोग डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलें, एक तो मुबारक की बात है, इन्होंने ये तो माना कम से कम कि शांति तो है, पीस तो है। वो उसका क्रेडिट ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते, लेकिन ये तो कम से कम माने। महबूबा जी तो वो किलिंग्स को लेके जो बड़े छिटपुट और बड़े लोअर कंटेंट में और बड़े स्कैटर्ड एक वर्जन पे हो रही है, लेकिन वो भी कंट्रोल करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बोले, मैं बार बार कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये एनडीए सरकार या मोदी साहब नहीं कहते, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की रक्षा और सुरक्षा की स्थिति और परिस्थिति में बहुत बड़ा सुधार और बदलाव आया है, जिसका नतीजा आज इतने बड़े बड़े जलसे, इतने बड़े बड़े रैलीज, इतने बड़े बड़े एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, पूरा जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ डील कर रहा है। इसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में चलते चलते कल को पुंछ वाला इंसिडेंट या पुंछ के साथ साथ जुड़ता बसंतगढ़ वाला इंसिडेंट, तो ये बॉर्डर पार के लोगों का काम है कि यहाँ पे गड़बड़ क्रिएट करना, तमाशा क्रिएट करना, शो क्रिएट करना। लेकिन इस बॉर्डर पे भी, इस भारत की मिट्टी पे भी कल, जैसे मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी ने कल पुंछ अटैक को लेकर एक बड़ा बेतुका सा बयान दिया है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी एक पिछले कल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर ले को भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है, ये पीस ऐसे नहीं आई जिसे कहते हैं नस्लें खप गई इसमें, और हार्ड डिसीजंस भारत सरकार को, विशेषकर मोदी सरकार ने जो ली है इसमें, ये उनका नतीजा है कि आज ये इतनी बड़ी एक्टिविटी कश्मीर में देखी जा रही है। कम से कम हम इस पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करें। आज अपनी पार्टी ने अगर बात की तो वो झूठ नहीं है, वो को भारतीय जनता पार्टी का कोई एक विंग या उनका कोई एक्सटेंशन या उनका कोई अलाइड पार्टनर नहीं है एज ऑन डेट अभी तक। तो आज अगर उन्होंने को सच कहा है तो कम से कम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कम से कम गैर जिम्मेदाराना बयान मत दें। जम्मू एंड कश्मीर को लेके आगे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सी ब्रिक बैटिंग जिसे कहते हैं की गई है, और ब्रिक बैटिंग करके भारत को एक डाउन साइज करने के लिए, कट्टू साइज करने की काफी कोशिशें पड़ोसी मुल्क ने और कुछ जिसे कहते हैं ना खुशगवार जो ताकतें थी भारत के बढ़ते कद से काफी की हैं। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, और जो अपनी पार्टी का जो उनका जो स्टेटमेंट है ये एक आई ओपनर है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो भी इसे माने, इसी के ऊपर चले। हाँ, आपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट की लड़ाई लड़े, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़े, लेकिन कम से कम सच को सच और झूठ को झूठ कहें। ये मेरा विनम्र निवेदन है सब। इरफान साहब, अल्ताफ बुखारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं इस बदलाव की बयार को लेकर, लेकिन इकबाल साहब इससे सहमत नहीं है, उनका ये कहना है गलत है। ये देखिए, इकबाल साहब जो है हमारे सीनियर भी हैं और बड़े भी हैं, तो ये तो जैसे कि पठानिया जी ने बोला कि मतलब ये तो हम भी वेलकम कर रहे हैं कि अगर इकबाल साहब ने खुद बोला कि हाँ एक शुरुआत हुई है, तो हम तो कहते हैं अगर शुरुआत भी है, जो भी है, जैसी भी है, अच्छी है। क्योंकि आप ये देखें कि 2019 के बाद कितने ऐसे नौजवान हैं जिनके ऊपर नई एफआईआर लगी है। आप ये देख लें कितने ऐसे नौजवान हैं जिनके ऊपर नए केस लगे हैं। आप ये देख लें कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको एक नई तरीके से मतलब किसी चीज में जो है धकेला गया है। तो ये तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल भी है, और ग्राउंड पे तो दिख भी रहा है सबको, नौजवान को दिख रहा है। रही बात क्रेडिट देने की, देखिए जब आप एक मुल्क में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, जिस देश का एक प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, अगर उनकी तरफ से किसी चीज की पहल की गई है, अगर वो भी यही चीज चाहते हैं, अगर उनके दिल में भी यही बात है कि हमारा नौजवान बचा रहे, जिस नौजवान को पिछले 70 साल में अपने किसी उल्लू सीधा करने के लिए या अपना मतलब करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो और उनको ही धकेला गया हो अंधेरे में, तो ये तो अच्छी बात है। कहीं से भी कोई भी पहल हो, अच्छी पॉजिटिव पहल हो, उसको तो सबको वेलकम करना चाहिए, इसमें किसको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, इकबाल साहब क्या सहमत हैं आप इरफान साहब की बात से? क्योंकि अगर एजेंडा सेम है, अगर घाटी में अमन शांति लाना ही मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है और पीडीपी का भी है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? दिक्कत जैसे अंकिता जी मैंने आपको पहले ही कहा, दिक्कत सिर्फ इस चीज से है कि हम जो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है
उनको क्रेडिट ना दे के एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट दे रहे हैं और सारे मुल्क में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये बदलाव अगर आया है तो सिर्फ बीजेपी सरकार के आने के बाद ही आया है। ये दिक्कत है। जेन्युइनली आप उन फौजियों को क्रेडिट दीजिए, पुलिस वालों को क्रेडिट दीजिए और सबसे ऊपर आप क्रेडिट जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दीजिए जिन्होंने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है इस पीस के लिए। और अंकिता जी, इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मुकम्मल पीस वादी में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अभी हमको वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं होती रहती है। कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो टारगेट किलिंग्स हुई, कश्मीर में अगर आप देखें तो पुलिस की किलिंग्स हुई और कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिलिटेंसी का जो शिफ्ट है वो कश्मीर से निकलकर जम्मू प्रोविंस की तरफ जा रहा है। और आज पुंछ, रजौरी जैसे इलाकों में आप देख रहे हैं कितनी झड़पें हो रही है और कितना कत्लो गारत हो रहा है। वी डोंट हैव टू टेक इट लाइट। लेकिन इकबाल साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन आतंकवाद अगर जम्मू की बात करें तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो उसमें कमी आई है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो युवा पहले अलगाववाद की बात करता था आज वो बिजली पानी की बात कर रहा है। क्या ये फैक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर एक पॉजिटिव राह पर चल पड़ा है? बेशक मैं कहता हूं कि इन 30-35 सालों की लड़ाई में मिलिटेंसी, आतंकवाद ये कम हुआ है, लेकिन हमें फिर भी कॉशियस रहना पड़ेगा कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इट इज स्टिल देयर। आप देख रहे हैं इसका एक शिफ्ट कश्मीर से लेके जम्मू की तरफ जा रहा है। और अंकिता जी, इससे बहुत अच्छी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये एक पहलू है हमारी इन चीजों का, लेकिन इन सब चीजों का दूसरा पहलू है। जब से भाजपा हुकूमत आई है उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देखेंगे, स्पेशली पोस्ट 2019, एक चीज से छुटकारा तो मिल गया है लेकिन उससे जबरदस्त दुर्घटना में वो चले गए हैं। आप देखिए यहाँ के कारोबारी हालात, आप देखिए यहाँ की अनएम्प्लॉय। लेकिन इकबाल साहब, लेकिन जो मूल समस्या थी सेपरेटिस्ट, पत्थरबाजी और आतंकवाद, अलगाववाद की, वो तो धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होना शुरू ही हो जाएगा और डेवलपमेंट हो भी रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं। हम आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरएस पठानिया जी, इकबाल साहब तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्यों क्रेडिट लेने की होड़ है आपके अंदर, आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? क्यों आप क्या कहते हैं जवानों को क्रेडिट नहीं देते? क्यों जम्मू कश्मीर की पुलिस को क्रेडिट नहीं देते? क्यों आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्रेडिट नहीं देते? क्यों नहीं देते भाई? अंकिता जी, कोई सवाल नहीं है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई ये विषय है क्रेडिट लेने और देने का। अल्ताफ बुखारी जी का स्टेटमेंट अगर आपने आज आपका अगर डिस्कशन का पॉइंट है, मैंने कहा मेरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, वो ना मैं उनका कार्यकर्ता हूं ना वो मेरे नेता हैं, लेकिन मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं, वेलकम करता हूं कि कम से कम सच बोलने की शक्ति है, सच बोलने की ताकत है, सच बोलने की कुव्वत है उनमें। तो जो सच बोला है, और वो सच ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा और सुरक्षा की स्थिति में बहुत बड़ा एक सुधार आया है। तो इसी सुधार को लेके मैंने कहा कि हमारे गैर जिम्मेदाराना बयान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पे वो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना पुरानी सरकारों ने, पुरानी निजामों ने, पुराने नेताओं ने जिस तरीके से बिहेव किया है, उससे खराबी होगी। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी तो पीस की बात करती है, शांति की बात करती है। आज अगर शांति आई है तो क्यों ना महबूबा मुफ्ती ओपनली नरेंद्र मोदी जी का समर्थन या कम से कम उनके पीस के इनिशिएटिव का कम से कम उसे एंडोर्स करें, उसे वेलकम करें, उसे एक्नॉलेज करें, उसे एक्सेप्ट करें। सच को सच तो बोले ना। क्यों ना फारूक अब्दुल्ला साहब उनको पीओजेके में उन्हें वो धारा 370 के लिए चीन की याद आती है, या पीओजेके के लिए वो पाकिस्तान को फिर दोबारा एक लॉन्ग रोप जिसे कहते हैं, लंबा रास्ता देखने की बात करते हैं उसको। तो मेरा आज का ध्यान यही है कि जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में, मैं कह रहा हूं कि छोड़ें चुनावों का वक्त है, चुनावों की बात से ऊपर उठते हुए इस जम्मू कश्मीर ने 6-7 दशकों से इसने ब्लीड किया और पूरे भारत ने इसके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिसे एक रेस्टलेस दिन और रातें काटी है, पूरे भारत ने जम्मू कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए, एकमत दिखाते हुए, और वो भी पूरा भारत भी संशय की स्थिति में रहा है। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति अगर सुधरी है तो क्रेडिट वेडिट बाद की बात है, कम से कम सच को सच के हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, इकबाल टुब्बू जी आपके पास आएंगे। क्या आप सहमत हैं पठानिया जी से? दूसरी चीज ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पीपल आर बिलीविंग इन डेमोक्रेसी नाउ? देखिए अंकिता जी, सबसे बड़ा दचका
आपको मालूम है 1987 में जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला जब वो 1987 का रिगिंग का मामला हुआ। अब रिसेंटली आप देखिए हमारा ये साउथ कश्मीर की सीट का इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो गया विदाउट एनी रीजन। इन चीजों से जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नहीं है नहीं सर इकबाल साहब मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। रीजंस तो दिए गए थे, बाकायदा चुनाव आयोग को अवगत कराया गया था परमिशन लेने के बाद। अंकिता जी जी अंकिता जी, पहले तो मैं करेक्ट कर लूं अपने जो हमारे यहाँ पे बड़े हैं, इकबाल साहब को ये पता होना चाहिए कि देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से इलेक्शन जो है डिले हुआ। इस और यहाँ पे तो बाज़ाब्ता गुहार लगाई थी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि मौसम की इतनी खराबी थी कि लोग अपने घरों से बाहर जाके अपने जो नुमाइंदे उनसे नहीं मिल पा रहे थे। आप देख लीजिए जब इनके जो लीडर हैं महबूबा जी, जब वो बाहर जाती थी तो छाता लेके उनको जाना पड़ता था, उसमें बंदे 10 वहां पे जमा होते थे। तो उनकी भी तो अंदर के अंदर ये शिकायत थी कि मौसम की खराबी ठीक है। है। ये ऑल टुगेदर बहुत अलग टॉपिक चला गया, लेकिन इकबाल साहब ये बताइए कि ये चीज आप मान रहे हैं ना कि जो बदलाव हो रहा है इससे ये साफ पता चलता है कि पीपल आर बिलीविंग इन डेमोक्रेसी, क्योंकि श्रीनगर डाउनटाउन का ये वो इलाका है जहां पर अलगाववादियों के डर से या उनके दबाव में लोग वोट कास्ट करने नहीं जाया करते थे। इस पर आपका रिएक्शन चाहिए। गीता जी, ये आप दो चीजों को मिक्स कर रही है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, हम अभी बात कर रहे थे सिचुएशन की, जहां मैंने आपसे कहा कि हाँ 30-40 साल की मेहनत से हाँ सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ गया है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। कब्रिस्तानों में है तो अगर ये साइड पार्टी गैर जिम्मेदाराना बयान देगी जिससे हमारे बच्चे आप फिर से कहीं गलत राह पे निकल जाएं, तो इसके जिम्मेदार तो फिर यही लोग हैं। नहीं सर, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है जिस पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, और मेरी ओर से कोशिश यही की जा रही है कि क्या कहते हैं आप लोग टॉपिक पर ही रहें। लेकिन क्योंकि आप बार बार बात करना चाह रहे हैं इरफान मानस जी, पिछली बार 2019 के जब चुनाव हुए थे तो 7% वोटर टर्नआउट हमने देखा था। आपकी बात लगता है कि ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं किसी भी तरीके से जो अलगाववादियों के दबाव में लोग या डर की वजह से बाहर नहीं निकल पाते थे, क्या ये वोटिंग परसेंटेज शूट होगा? क्या इसमें बढ़ावा देखने को, इजाफा देखने को मिलेगा? आपको लगता है ऐसा? अंकिता जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं। देखिए हमारी पहले दिन से जितने भी हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनको तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप आए अपना वोट डालें, क्योंकि आपका ये हक बनता है कि आप एक सही बंदा चुने। ये तो हम पहले से बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि जो हिस्ट्री वो है जहाँ पे वोटिंग बाइकआउट होती थी, जिसकी वजह से कुछ यानी कि आप मानते हैं इरफान जी, जल्दी से इकबाल जी छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आप भी देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लीडर्स हैं वो नहीं पहुंच पाते डाउनटाउन एरिया में, आज पहुंच पा रहे हैं। यानी कि पीपल आर बिलीविंग इन डेमोक्रेसी। ये जो वोटिंग परसेंटेज 7% था, अब की बार लगता है लोग ज्यादा बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे? उम्मीद है कि लोग जो है, ये हमारी भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आ जाएं, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव, वो कैंडिडेट को चुन ले जिनको लोगों का एतमाद हासिल हो। हमेशा डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी की यही ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है लोगों का वोटिंग में हो। ठीक है।